कभी सोचा है कि कुछ आदतें या लुक्स, जैसे आंखों का रंग या बालों का टेक्सचर, अपने पेरेंट्स से इतने मिलते जुलते क्यों होते हैं? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, जो है वंशानुगति यानी इनहेरिटेंस, कि कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों से लेकर आज के वैज्ञानिकों तक सब इस बात को लेकर हैरान रहे हैं। आखिर ये हमारे वजूद की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जैसे कि आम के बीज से आम का ही पेड़ क्यों उगता है, या फिर भाई बहन कभी एक जैसे क्यों दिखते हैं और कभी बिल्कुल अलग। ये जो इतने आसान से लगने वाले सवाल हैं ना, यही हमें जेनेटिक्स के फैसिनेटिंग साइंस की तरफ ले जाते हैं। और ये साइंस दो मेन आइडियाज पर टिका है। हेरिडिटी, जो हमें अपने पेरेंट्स जैसा बनाती है, और वेरिएशन, जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। तो एक तरह से सोचें तो हेरिडिटी वो धागा है जो पीढ़ियों को आपस में जोड़ता है, और वेरिएशन जिंदगी की चादर में खूबसूरत रंग भरता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सदियों तक किसी को पता ही नहीं था कि यह सब होता कैसे है। ये कुदरत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है 19वीं सदी में, एक ऐसी जगह से जहां किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक साधु जो अपने मठ के बगीचे में काम कर रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू किया। इनका नाम है ग्रेगर मेंडल, जिन्हें आज हम आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। उन्होंने 7 सालों तक बड़े ही सब्र के साथ हजारों मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और इनहेरिटेंस के वो नियम खोज निकाले जो आज भी बायोलॉजी की बुनियाद हैं। मेंडल की जो प्रतिभा थी ना, वो उनके तरीके में थी। उन्होंने उलझे हुए गुणों को देखने की बजाय एकदम साफ या तो ये या वो वाले गुणों पर ध्यान दिया। जैसे कि तने की ऊंचाई, या तो लंबा या बौना, बीज का रंग, या तो पीला या हरा। और यही वो अप्रोच थी जो उनकी सफलता की वजह बनी। तो मेंडल ने एक बहुत सरल लेकिन शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने शुद्ध लंबे पौधों को शुद्ध बौने पौधों से क्रॉस पॉलिनेट करवाया। अब हुआ ये कि पहली पीढ़ी, जिसे F1 कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे थे। बौनापन तो जैसे गायब ही हो गया था। लेकिन जब उन्होंने इन्हीं F1 पौधों को आपस में पॉलिनेट होने दिया, तो दूसरी पीढ़ी यानी F2 में बौनापन फिर से सामने आ गया। इस नतीजे से मेंडल एक बहुत जरूरी बात समझ गए कि कुछ गुण डोमिनेंट यानी प्रभावी होते हैं, जो दूसरे गुण को दबा देते हैं या छिपा देते हैं। और इस छिपे हुए गुण को उन्होंने रिसेसिव यानी अप्रभावी कहा। यहां लंबा होना बौनेपन पर डोमिनेंट था। और यही एक और जरूरी बात सामने आती है कि जो चीज हमें बाहर से दिखती है, जिसे फिनोटाइप कहते हैं, वो हमेशा पौधे की अंदरूनी जेनेटिक बनावट यानी जीनोटाइप को नहीं बताती। मतलब F1 पीढ़ी के पौधे बाहर से तो लंबे दिख रहे थे, पर उनके अंदर बौनेपन का जीन अभी भी छिपा हुआ था। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर मेंडल ने यह बताया कि हर गुण को कुछ अदृश्य फैक्टर्स की एक जोड़ी कंट्रोल करती है, जिन्हें अब हम जीन्स कहते हैं। और जब यौन कोशिकाएं या गैमेट्स बनते हैं, तो ये फैक्टर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि मेंडल के इस बेहतरीन काम पर दशकों तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वैज्ञानिक अब भी एक बड़े सवाल से जूझ रहे थे, ये रहस्यमयी फैक्टर्स आखिर हैं क्या, और ये कोशिका के अंदर होते कहाँ हैं? इसका जवाब मिलने में काफी साल लग गए। करीब 1900 के आसपास, जब माइक्रोस्कोप इतने पावरफुल हो गए कि वैज्ञानिक सेल के अंदर झांक सकें, और जो उन्होंने वहां देखा उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वैज्ञानिकों को कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी कुछ चीजें दिखीं, जिन्हें उन्होंने क्रोमोसोम नाम दिया। और जब उन्होंने सेल डिवीजन के दौरान इन क्रोमोसोम की हरकतों को देखा, तो उन्हें एक पैटर्न दिखा जो जाना पहचाना सा लग रहा था। ये एक बहुत ही जबरदस्त पल था। पता है क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम का बर्ताव बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेंडल ने अपने फैक्टर्स के लिए बताया था। क्रोमोसोम भी जोड़ों में होते हैं और यौन कोशिकाओं के बनने के समय अलग हो जाते हैं। यही था वो यूरेका मूवमेंट जिसने जेनेटिक्स की पूरी फील्ड को बदल दिया। मेंडल के वो फैक्टर्स यानी कि जीन्स असल में क्रोमोसोम पर ही मौजूद थे, और इसी आइडिया को वंशानुगति का क्रोमोसोम सिद्धांत या क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो अब जब वैज्ञानिकों को यह पता चल गया था कि जीन कहाँ हैं, तो वे एक और गहरे सवाल की जांच कर सकते थे। क्या होता है जब इस जेनेटिक कोड में कोई गलती, कोई गड़बड़ हो जाए? इन गलतियों को कहते हैं म्यूटेशन। ये डीएनए सीक्वेंस में होने वाले परमानेंट बदलाव होते हैं
वैसे तो कई म्यूटेशंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ के बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जिनसे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है सिकल सेल अनीमिया। ये एक गंभीर ब्लड डिसऑर्डर है जो हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन के कोड में सिर्फ एक अक्षर, जी हां, सिर्फ एक अक्षर के बदल जाने से होता है। ये एक अक्षर का छोटा सा बदलाव एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने के लिए एक गलत अमीनो एसिड का कोड चला जाता है, जो आखिर में रेड ब्लड सेल्स के आकार और उनके काम करने के तरीके को ही बदल देता है। नॉर्मल गोल रेड ब्लड सेल्स की जगह ये कोशिकाएं सख्त और दराती के आकार की यानी सिकल शेप्ड हो जाती हैं। ये अजीब आकार की कोशिकाएं फिर छोटी छोटी खून की नसों में फंस सकती हैं, जिससे दर्द, ऑर्गन डैमेज और दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। और ये सब बस उस एक छोटे से डीएनए चेंज की वजह से। तो मेंडल के मटर के बगीचे से लेकर हमारे डीएनए के कोड की गहराइयों तक वंशानुगति की कहानी वाकई में कमाल की है। यह हमें दिखाती है कि कैसे धीरज और वैज्ञानिक जिज्ञासा से की गई खोजें दुनिया को बदल सकती हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जेनेटिक्स का ये ज्ञान हमारे भविष्य को कैसे आकार दे सकता है।